हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आफ्सपा की। आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि 5 दिसंबर को असम राइफल्स ने एक ट्रक पर फायरिंग की और उन्हें लगा कि उसमें मिलिटेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ 13 सिविलियंस मारे गए। तो इस वजह से जो नागालैंड के लोग हैं वो लगातार आफ्सपा को वहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम समझते हैं कि आफ्सपा क्यों लाया गया और ये है क्या। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ आफ्सपा हम देखेंगे, उसके बाद उसके मेन प्रोविजंस, फिर क्रिटिसिज्म और कुछ कमेटीज़ बनी थी आफ्सपा को रिव्यू करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आफ्सपा आया कैसे और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट्स लॉन्च की गई, तो नेक्स्ट डे ही जो बड़े बड़े नेता थे जितने भी, जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसलिए जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसमें जो वाइसरॉय थे लिलिंगथॉ, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942। और इस ऑर्डिनेंस में आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद 1947 में भी ऐसे ऑर्डिनेंसेस पास हुए जब इंडिया का इंटीग्रेशन चल रहा था। उस समय ऑर्डिनेंसेस पास किए गए बंगाल, असम, ईस्ट बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो उस समय आफ्सपा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नागा ट्राइब्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने और वो चाहते थे कि वो अलग से एक कंट्री बनाए। लेकिन नागालैंड जो इस समय स्टेट है वो उसे असम का पार्ट बना दिया गया और नागा ट्राइब्स इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनकी एक सॉवरेन कंट्री बने। तो नागा नेशनल काउंसिल जो नागा ट्राइब्स ने बनाई, उन्होंने 1951 में एक प्लेबिसाइट करवाया और कहा कि हमने फेयर प्लेबिसाइट करवाया है और जिसमें 99% जो नागा ट्राइब्स है वो चाहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बने और अलग से अपनी एक कंट्री बनाएं। तो 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में, उस समय इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इसका बॉयकॉट किया। तो इस तरह से नागा ट्राइब्स ने हथियार उठा लिए और वो जो असम गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ही लड़ने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसर्जेंसी की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 1956 तक आते आते इन्होंने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर ली। मतलब असम स्टेट के अंदर इन्होंने एक अपनी सरकार बना ली। तो वहाँ पर पुलिस एक्शन भी हुआ, लेकिन पुलिस जब नाकाम रही तो उसके बाद असम राइफल्स को भी वहाँ पर बुलाया गया इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार को 1958 में आफ्सपा पास करना पड़ा, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके अंदर आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दी गई। तो ये एक्ट क्यों पास किया गया? टू डील विद नागा इंसर्जेंसी। और धीरे धीरे करके ये नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में लागू कर दिया गया। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि जो नागालैंड इस समय है वो उस समय असम का पार्ट हुआ करता था और मणिपुर उस समय एक यूटी थी और त्रिपुरा भी यूटी थी। तो अब हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कुछ मेन प्रोविजंस की। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि आफ्सपा को कौन डिक्लेयर कर सकता है। तो ये पावर पहले गवर्नर के पास थी, गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। लेकिन 1976 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। तो अब गवर्नर ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में डिस्टर्ब्ड एरिया
के बारे में बताया गया है। तो डिस्टर्ब एरिया को एक गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर कर सकती हैं डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर उन्हें लगे कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल पुलिस है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने में नाकाम है, उस स्थिति में यहाँ पर उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4। तो जब किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा उस समय वहाँ पे जो भी आर्मी ऑफिसर होंगे उनके पास कुछ स्पेशल पावर होंगी, जैसे टू शूट, अरेस्ट एंड सर्च विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट वो किसी को भी शूट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अरेस्टेड पर्सन को नियर बाय पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत पड़े तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ AFSPA, तो जब से ये एक्ट पास हुआ है तभी से इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट 21 राइट टू लाइफ, इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि आप एक आर्मी ऑफिसर को शूट करने का ऑर्डर दे रहे हैं विदाउट एनी वारंट, और उसके बाद अरेस्ट करने के लिए भी वहाँ पर किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल 22 वायलेट होता है। नेक्स्ट है, जो आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है कि उनके खिलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी NGOs है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं वो आफ्सपा के ख़िलाफ़ है कि जितनी पावर्स आर्मी ऑफिसर्स को दी गई है उसका वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए आफ्सपा को वहाँ से हटा देना चाहिए। तो जब से ये एक्ट पास हुआ है तभी से ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, कुछ इंसिडेंट्स हैं। शर्मिला इरोम, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो 16 साल तक भूख हड़ताल पर रही क्योंकि 10 सिविलियंस को मारा गया था मणिपुर में 2000 में, तो उसके बाद से वो हड़ताल पर थी। उसके बाद थांगजोंग मनोरमा एक लेडी थी जिनकी आर्मी की कस्टडी में उनकी डेथ हुई थी 2004 में। तो इस इंसिडेंट के बाद भी लोगों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया और आफ्सपा को वहाँ से हटाने के लिए सरकार से मांग की थी। तो इन सभी इंसिडेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुँचा तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी टू स्ट्रिक्टली फॉलो मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सस्पेक्ट है उसके खिलाफ़ आप कम से कम फोर्स का यूज़ करिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी किलिंग अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में हो रही है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा तो उसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सभी सिटीजन्स को इंडिया के अंदर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, तो इसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू आर्मी ऑफिसर्स। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी ऑफिसर्स को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाएगी, अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कमेटीज़ टू रिव्यू आफ्सपा। तो कुछ कमेटीज़ गठित की गई जो आफ्सपा को रिव्यू जिन्होंने किया और अपनी रिपोर्ट जारी की। तो सबसे पहले हैं BP जीवन रेड्डी कमेटी 2005। तो 2004 में जब थांगजम मनोरमा की डेथ हुई उसके बाद इसको गठित किया गया था और कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि आफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए। नेक्स्ट है संतोष हेगड़े कमेटी 2013 टू रिव्यू एनकाउंटर किलिंग ऑफ 1528 पीपल इन मणिपुर सिंस 1979। तो 1979 से लेकर 2013 तक 1528 लोगों की जो एनकाउंटर वहाँ पर हुए थे मणिपुर में, उसको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। तो संतोष हेगड़े कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं जो फेक हैं, जो जेन्युइन नहीं है, और ऐसे लोगों की किलिंग हुई है जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और कमेटी ने कहा कि जितनी ज़्यादा पावर्स आप आर्मी ऑफिसर्स को दे रहे हैं
उतनी ही स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अगर कोई भी उसका मिसयूज़ करता है तो नेक्स्ट है जस्टिस JS वर्मा कमेटी 2013। तो इस कमेटी ने कहा कि जितनी भी वुमेंस है डिस्टर्ब्ड एरिया में, अगर उनके खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस वायलेंस करती है तो उस स्थिति में ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो वुमेंस है उनको सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी डिग्निटी भी प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो थी 2007 में, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि आफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि क्या सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हो सकता है और आफ्स्पा को कैसे हटाया जा सकता है। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि नॉर्थ ईस्ट में या JNK में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए आफ्स्पा को वहाँ पर लाया गया है। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर कर रही हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और वहाँ के लोकल लोगों को बहकाती है और उनका इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आर्मी को काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आर्मी के पास स्पेशल पावर होना ज़रूरी है, जो आफ्स्पा उन्हें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम लोकल पीपल। तो लोकल लोगों को ये समझना चाहिए कि आर्मी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो इसलिए उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए और आर्मी की हेल्प करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाए और आफ्स्पा वहाँ से हट जाए। तो नेक्स्ट है इन्वॉल्व स्टेट ब्यूरोक्रेसी सिविल सोसाइटीज़ इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर कोई भी सोसाइटी हो, एरिया हो या एक डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरिया है, अगर वहाँ के लोगों को सरकार डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, ड्रिंकिंग वाटर है और भी जो फैसिलिटीज़ है, अगर सरकार प्रोवाइड करे तो इससे कुछ लोग जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगे। ये तभी संभव है जब वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सोसाइटीज़ है, NGOs है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अगर हेल्प ली जाए। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस टू डील विद ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो अगर कोई आर्मी पर्सनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो जो जांच का प्रोसेस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा कि सरकार हमारे साथ है, और ये जो प्रोसेस होना चाहिए ये फास्ट ट्रैक होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। लास्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस। तो जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आर्मी को वहाँ पर चलना चाहिए। तो अगर इन सभी पॉइंट्स पर काम होगा तो आर्मी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिसके बाद आफ्स्पा को वहाँ से ग्रेजुअली हटाया जा सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।